Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज के वीडियो में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहले सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ, इंडियन परिप्रेक्ष्य में क्या कैसे हुआ, इसके कुछ मनोशास्त्रियों ने क्या डिफिनेशंस दिया और लास्ट में उस पर क्या एजम्पशंस हैं, क्या मान्यताएं हैं सूक्ष्म शिक्षण के और इसके क्या यूजेस हैं, क्या लाभ्स हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक अध्यापक प्रशिक्षण की एक विधि है, जिसके नाम ही से स्पष्ट है सूक्ष्म शिक्षण। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं शिक्षण के विधियों को, गतिविधियों को, कठिनाइयों को सूक्ष्म रूप प्रदान कर दिया गया। इट मीन्स हम अपने शिक्षण टीचिंग की स्किल्स को छोटा बना दिए, अर्थात भावी छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए, भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में जीवन करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए, नव प्रशिक्षकों के लिए ये विधि बनाई गई कि शिक्षण की जटिलताओं को, उसके कठिनाई स्तर को, उसके पाठ्यक्रम को, उसकी अवधि को कहीं न कहीं कम कर दिया जाए। इसी बेस पे इसका डिजाइन किया गया। हम थोड़े इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन आशा एवं उत्साह का प्रतीक बनकर शिक्षकों के छात्राध्यापकों में कौशल के विकास के लिए वरदान साबित हुआ। इट मीन्स ये जो नए छात्राध्यापक हैं, जो छात्राध्यापक हैं, शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं, मतलब प्री सर्विस में है, सेवा से पहले अध्यापक, उनके लिए जो सूक्ष्म शिक्षण की बात है, एक प्रकार से वरदान साबित हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इस प्रकार एक सूक्ष्म शिक्षण को एक प्रयोगशाला विधि कही गई है, क्योंकि यह प्रयोगशाला के सभी शर्तों को पूर्ण करने में सक्षम है। अर्थात ये जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इसे प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं। एक प्रयोगशाला विधि होती है सूक्ष्म शिक्षण, ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रयोगशाला के सभी जो एजम्पशंस हैं, सभी पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर कंडीशंस को फॉलो करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में नवीन एवं नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कैलिफोर्निया वर्तमान समय में यूएसए में है, 1961 में एचिसन, बुश और डब्ल्यू एलन के द्वारा डिजाइन किया गया, लेकिन सिस्टमेटिक वे में 1967 में सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास की प्रक्रिया डब्ल्यू एलन के द्वारा प्रारंभ किया गया। पहली बार 1961 में एचिसन, बुश और एलन के द्वारा दिया गया, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में नियंत्रित एवं संकुचित अभ्यास क्रम, अध्ययन अभ्यास का क्रम जब बताया गया, दिया गया, ये बात डब्ल्यू एलन के द्वारा दिया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं डब्ल्यू एलन को सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता के रूप में या पहली बार डिजाइन के रूप में बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटी सी कक्षा को पढ़ाता था, और जो अन्य छात्राध्यापक होते थे वे रोल प्ले मॉडल का निर्वाह करते थे। रोल प्ले का मॉडल करने का मतलब, जो एक छात्राध्यापक कक्ष के छोटे बच्चों को 5 से 6 छात्रों को पढ़ा रहा होता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो उसके सहपाठी छात्राध्यापक होते हैं, कोई उसका ऑब्जर्वेशन करने का काम, कोई उसका मूल्यांकन करने का काम, इन सब कार्यों में अन्य छात्राध्यापक, जो सहपाठी छात्राध्यापक हैं, कार्य करते रहते हैं। इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारतवर्ष में जब इसकी बात देखी जाती है, तो 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम पासी और शाह ने इसको डिजाइन किया और इसमें वैज्ञानिक जानकारी दी है। वैज्ञानिक थोड़ा मिस हो गया है, वह हो गया है, वह का स्थान तो वह होना चाहिए। पहली बार वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की सूक्ष्म शिक्षण के बारे में,
और 1968 में इंदौर विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय प्रायोजना नेशनल प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को शिक्षक प्रशिक्षकों ने सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। इट मीन्स कि 1975 में जब इंदौर विश्वविद्यालय ने माइक्रो टीचिंग का नेशनल प्रपोजल प्रोजेक्ट तैयार किया, इसमें विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों के प्रशिक्षण और उनके प्रशिक्षक और महाविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों ने भाग लिया और इसके बारे में अपनी कार्य योजना बताई। 1979 में कुलश्रेष्ठ, मिश्रा और गोस्वामी ने माइक्रो टीचिंग पर कार्य करते हुए उसमें बहुत सुधार ले आया। एक नया प्रत्यय मिनी टीचिंग परिसूक्ष्म शिक्षण की बात बताई, जिसमें भारतीय मोनोग्राफ मिनी टीचिंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन द टीचर एजुकेशन, जो एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा सहयोग से प्रकाशित किया गया। इस मोनोग्राफ में बात मिनी टीचिंग की भी बात की गई है, अर्थात परिसूक्ष्म शिक्षण की भी बात की गई है, जो एनसीईआरटी दिल्ली, एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने टीचर एजुकेशन के बारे में जो न्यू एक्सपेरिमेंट मिनी प्रकाशित किया, मिनी टीचिंग के बारे में भी बात बताई। लेकिन आजकल की बात करें, वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में सूक्ष्म शिक्षण के साथ साथ मिनी टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के साथ साथ सूक्ष्म परिसूक्ष्म शिक्षण अर्थात मिनी टीचिंग पर भी कार्य किया जा रहा है। इट मीन्स हम ये समझें कि सूक्ष्म शिक्षण के साथ साथ भारतवर्ष में मिनी टीचिंग अर्थात परिसूक्ष्म शिक्षण पर भी कार्य किया जा रहा है। कुछ इसके डिफिनीशंस को देखते हैं कि W.D. एलन, जिन्होंने माइक्रो टीचिंग को पहली बार डिजाइन किया, उन्होंने क्या इसका डिफिनीशन बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण की जाती है। इट मीन्स अ मिनी टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन द क्लास साइज एंड क्लास टाइम। इट मीन्स कि जो मिनी टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, ये इनकाउंट कर देता है, कम कर देता है किसको, क्लास साइज को और क्लास के टाइम को। अब इतना आइडिया हो गया होगा इस शिक्षण में, इस स्किल्स में हम क्लास के साइज को, क्लास के टाइम को, क्लास के करिकुलम भी एक होता है, इस इन्होंने नहीं बात बताई, अर्थात तीनों बातों को हम इसमें शट डाउन कर देते हैं, इनकाउंट कर देते हैं। इसके बाद क्लिफ्ट और अदर ने माइक्रो टीचिंग के बारे में अपना विचार दिया है, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जो शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करके कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि घटाकर शिक्षण का अधिक सरल एवं नियंत्रित करती है। इट मीन्स इन्होंने बताया, क्लिफ्ट और अदर ने, कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षक की विधि है। इसके माध्यम से हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं और जिसके शिक्षण अभ्यास से में हम किसी एक कौशल का उपयोग करते हैं, अर्थात उस शिक्षण प्रक्रिया में केवल हम एक टीचिंग तक बात को सीमित कर देते हैं और कक्षा के आकार, कक्षा के समय, उसकी अवधि को घटाकर और सरल और कंट्रोल वे में बता देते हैं। ये बात इन्होंने बताई। इनकी परिभाषा कहा जाए सटीक रूप में सबसे सही था। माइक्रो टीचिंग के बारे में इनकी जो राय थी सटीक थी कि हम ये शिक्षक प्रशिक्षक में उपयोग करते हैं और इसके साथ साथ कि हम उसके टाइम को, कक्षा के साइज को, कक्षा के पाठ्यक्रम को, तीनों को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, सरल कर देते हैं और अपने कंट्रोल में करते हैं। इसके अनुसार से हम छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं। अब हम इसके कुछ एजम्पशन को जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की क्या मान्यताएं हैं। एजम्पशंस कुछ हैं, उस एजम्पशंस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एजम्पशन है, प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। प्रारूप का मतलब पैटर्न। इट मीन्स कि जब हम प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण करेंगे तो उसमें जो शिक्षक का व्यवहार होगा, ये इसका पैटर्न होना, इसका एक व्यवस्थित क्रम में होना बहुत आवश्यक होता है। ये इसके जंक्शंस हैं। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो फीडबैक दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट मीन्स कि हमारे व्यवहार में सुनियोजित परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फीडबैक की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट,
शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया की योजना होती है। ये भी बताई गई शिक्षण की प्रक्रिया को हम डायग्नोस्टिक वे में देखते हैं, उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का ऑब्जेक्टिव होना आवश्यक होता है। इसका मतलब उसका उसी उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब वो उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, उसी कार्य के लिए बनाया गया हो जो करे। हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये जब ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो यह अच्छा प्रशिक्षक देने के लिए, बच्चों को अच्छा ट्रेन करने के लिए शिक्षकों को, छात्राध्यापकों को इसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ बनाया जाना चाहिए जिसमें समय, व्यक्ति और विशेष का प्रभाव न पड़े। एक प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात को नकारा गया है, इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रभाव न पड़े, इस प्रकार की बात इसके एग्जाम्पल्स में बताई गई। नेक्स्ट, शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। शिक्षक में उसके स्किल्स को सुधारने के लिए उसको तमाम अवसर देने चाहिए जिसमें ये अपनी बात को समझा सके, बचा सके। व्यक्तिगत क्षमताओं, नेक्स्ट, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण को उन्नत बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत करने का मतलब उस अध्यापक का, उस छात्राध्यापक के हम शिक्षण प्रक्रिया को, क्षमताओं को, व्यक्तिगत क्षमताओं को सुधारेंगे और जब उसकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार होगा तो जाहिर सी बात है उसकी शिक्षण प्रक्रिया को भी हम उन्नत और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का एक अति लघु एवं सरलीकृत रूप होता है। नाम ही से स्पष्ट है, इसका नाम ही सूक्ष्म है, शिक्षण है, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया को छोटा, सरल और सहज बना दिया गया है। तो उसी बात को बताया गया है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रो टीचिंग के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम समझते हैं। माइक्रो टीचिंग्स के प्रिंसिपल्स में बताया गया कि पहला पॉइंट कि ये एलन और रियान ने 1968 में इसके 5 फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स बताए हैं। वो जो पहला प्रिंसिपल्स है कि सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। जी वही बात है, वास्तविक शिक्षण का ही भाग होता है। सूक्ष्म शिक्षण की जटिलताओं को कम कर देने से रियल टीचिंग से अलग नहीं होता है, उसी टीचिंग का ही भाग होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की जब हम अच्छा कक्षा लेते हैं या सूक्ष्म शिक्षण की बात हम करते हैं तो इसमें कक्षा की जो जटिलताएं हैं, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसको कम करके सरल बना दिया जाता है। नेक्स्ट, एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य या कौशल को प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। ये भी इसके प्रिंसिपल्स हैं कि हम वन टाइम में एक ही स्किल का विकास अपने अंदर करेंगे और इसके विकास के लिए हम उसी पर जोर देंगे जिस कौशल में हम पारंगत हो सके। इसमें जो तमाम सी स्किल्स होती हैं जैसे इंट्रोडक्टिव स्किल्स, क्वेश्चनायर स्किल्स, एक्सप्लेनेशन स्किल्स, इन सब स्किल्स को हम केवल वन टाइम में वन स्किल्स की ही बात करेंगे और उसी स्किल की जोर देंगे। कब तक? जब तक उस स्किल को हम सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। जो ये टीचिंग का प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उससे अपने वे में, अपने कंडीशंस में कंट्रोल किया जाता है। ये भी इसके प्रिंसिपल्स हैं सूक्ष्म शिक्षण के कि हम अभ्यास की प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल करके अभ्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण संबंधी ज्ञान, साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित की जाती है। इसका मतलब जो इसके रिजल्ट्स आते हैं उसके संबंधी जो हमारा जनरल आइडियाज होगा उसकी बेस पे हम क्या फीडबैक देंगे, उस फीडबैक के आधार पे हम अपने स्किल्स में क्या परिवर्तन लाएंगे, इसी तक ये सीमित कर दिया जाता है। इट मीन्स जब हम सूक्ष्म शिक्षण कर रहे होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जो हम अपना साधारण सा ज्ञान देते हैं, साधारण से किसी बेसिक कंसेप्ट को बताते हैं, उस कंसेप्ट में फीडबैक क्या क्या रोल है, इफेक्ट क्या है, उस फीडबैक को रोल तक ही अपने आप को परिधि में हम बांध लेते हैं। मतलब टीचिंग करेंगे, उसको बाद प्लानिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे, फिर प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, ये इसका सर्कल होता है। उसी बताया गया कि हम केवल टीचिंग, प्लानिंग, फीडबैक के रूप में ही अपने आप को बांध लेते हैं, समुचित कर लेते हैं। इसी के साथ ये माइक्रो टीचिंग्स के 4 प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं।
आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे माइक्रो टीचिंग की क्या एजुकेशनल प्रोसेस है, शैक्षिक व्यवस्था क्या है, शैक्षिक व्यवस्था कैसे किया जाता है, माइक्रो टीचिंग की बात को कैसे ये इसमें सीक्वेंस में प्रदान किया जाता है, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।